नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट हिंदी के अंतर्गत जो यूनिट 7 है उसके अंतर्गत जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, हम सबसे पहले यूनिट 7 के ऊपर 21 कहानियों के ऊपर ये सीरीज़ लेके आया हूँ। 21 कहानियों में आज 15वें नंबर की कहानी है आकाशदीप, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आपको जैसा कि पता है, मैं पुराने वीडियो में बताते आया हूँ कि मैं प्रत्येक कहानी के ऊपर 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो भी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। पहले वीडियो में उस संपूर्ण कहानी से संबंधित सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य के तुरंत बाद मैं उस कहानी से संबंधित जो उस कहानी का संपूर्ण पाठ है, मूल टेक्स्ट, मैं उसे कवर करता हूँ। फिर तुरंत उसके पीवाईक्यू को मैं वहीं कर लेता हूँ। पीवाईक्यू को करने से सबसे बड़ी बात हमारी ये होती है कि जब हम पूरी कहानी उसके फैक्ट को पढ़ के आते हैं तो हम तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने के बाद हमें एक आत्मसंतुष्टि होती है कि हमने जो भी पढ़ा उससे हमारे प्रश्न हल हो जा रहे हैं। दूसरी बात, स्वयं का मूल्यांकन तुरंत हो पाता है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो बेहतर है, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत हैं यूट्यूब चैनल पर, आप सभी देख सकते हैं। कोई पेड कोर्स बेच रहा है, स्टार्टिंग में आते ही वो आधे घंटे तो अपने पेड कोर्स के ही बारे में बताते रहता है। तो खैर छोड़िए, इसके बारे में हम नहीं चलते हैं आज की अपनी इस कहानी के ऊपर। सबसे पहले हम आकाशदीप कहानी का जो इस कहानी का महत्वपूर्ण तथ्य है, इस कहानी के पात्र हैं, सभी पात्रों को मैं संकलित करके लेके आता हूँ। उसके बाद मैं कहानी संबंधित जितने भी कहानी का मूल पाठ करूँगा, उसके बाद मैं तुरंत इस कहानी का पीवाईक्यू करवा दूंगा। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं, करते हैं आज के कहानी के ऊपर बात। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आकाशदीप, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, आप इसे देखिए। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष 1928-29 माना जाता है। कई जगह 28 और कई जगह 29, आप दोनों ऑप्शन को सही कर सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन दे रखा है किसी में तो आप वहाँ पर 29 की तरफ जा सकते हैं। आकाशदीप कहानी में कुल 19 कहानियाँ हैं। आकाशदीप एक कहानी भी है और आकाशदीप के नाम से जयशंकर प्रसाद की एक कहानी संग्रह भी है, जिसमें कुल 19 कहानियाँ संकलित हैं। उन 19 कहानियों का नाम इस प्रकार है। सबसे पहला आकाशदीप, दूसरे नंबर पर ममता, तीसरे नंबर पर स्वर्ग के खंडहर में, चौथे नंबर पर सुनहला सांप, पांचवां हिमालय का पथिक, छठवां प्रतिध्वनि, सातवां भिखारिन, आठवां कला, नौवां देवदासी, 10वां समुद्र संतरण, 11वां बैरागी, 12वां बंजारा, 13वां चूड़ी वाला, 14वां अपराधी, 15वां प्रलय चिन्ह, 16वां रूप की छाया और 17वां ज्योतिषमती, 18वां रमला और 19वां बिसाती। ये इनकी 19 कहानियाँ हैं जो आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित हैं। वही आकाशदीप कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है, यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में। उसमें देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है कि आकाशदीप, ममता और स्वर्ग के खंडहर, ये तीनों ऐतिहासिक कहानी हैं। ठीक है, 3 कहानियाँ इस संकलन में ऐसी हैं, इस संग्रह में ऐसी हैं जो ऐतिहासिक कहानी की श्रेणी में आती हैं। वो हैं आकाशदीप, ममता और स्वर्ग के खंडहर। दोस्तों, इस संग्रह में जितनी कहानियाँ लगी हुई हैं उस पर बात करने के ऊपर ये उद्देश्य है कि ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जो आपकी रचना में लगी हुई है, जो आपकी सिलेबस में रचनाएं लगी हुई हैं, उससे संबंधित जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी एग्ज़ाम हॉल में, आपको परेशानी बहुत कम होगी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, इस कहानी का प्रतिपाद्य दिया हुआ है। प्रतिपाद्य से समझने से पहले, विषय वस्तु को समझने से पहले मैं बता दूं, इसे समझने से फ़ायदा ये होता है कि हम पहले ही समझ पाते हैं कि इस कहानी के अंदर की विषय वस्तु क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या ये ऐतिहासिक कहानी है, क्या ये व्यंग्यात्मक कहानी है। तो ये सब कुछ चूँकि ये समझने से बहुत
सरल हो जाता है कहानी को समझना। तो देखते हैं इसके प्रतिपाद्य को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई यह कथा है। आकाशदीप। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद। पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी। पिता की हत्या का प्रतिरोध इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पिता की हत्या का प्रतिरोध लेती है चंपा। कहानी की नायिका चंपा अकेले आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन कराती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग थोड़ी सी छूट जाती है, क्योंकि मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोग अगर यहाँ पर अपना सुझाव देते रहें तो हो सकता हो एक टीम में एक आध आप ही में से किसी को कोई आके मेरा सहयोग दे। और उसके बदले में ऐसा नहीं है कि फ्री में मतलब कुछ भी हो, तो सहयोग आप दोगे तो आप सहयोग लोगे भी तो आप तब आपके ही ऊपर है। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सेवा और नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों को स्थापित किया है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। इस कहानी संबंधी जितने भी पात्र हैं मैं एक जगह संकलित करके लाता हूं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला जो पात्र है बुद्धगुप्त, वो प्रमुख पात्र है और इस कहानी का नायक भी है। ताम्रलिपि का एक छत्री और महानाविक, परिस्थितिवश जलदस्यु कहानी का नायक, बहादुर और वीर पुरुष है जो चंपा और खुद को मणिंद्र के चंगुल से आज़ाद करवाता है। उसके बाद आप देखिए चंपा एक क्षत्रिय बालिका है। कहानी की नायिका जलदस्यु की कैदी बुद्धगुप्त की प्रेमिका। आप इसे नोट करते रहिए अपने नोटबुक में, जहाँ भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर नोट करिए ताकि बार बार इसे रिवीजन करते रहिए। मणिंद्र जो कि पोता अध्यक्ष है, कहानी का खलनायक है जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाकर रखा है। जया सेविका है और जंगल में निवास करने वाली युवती है। ठीक है, अब ये ख़त्म हुआ आज की ये जो कहानी थी। कहानी से संबंधित जितने भी तथ्य थे, इम्पोर्टेंट तथ्य और पात्र, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हम चलेंगे कहानी पाठ के ऊपर। आपके पास अगर टेक्स्ट है तो आप उस टेक्स्ट को ओपन कर लीजिए और जिस भी लाइन को मैं अंडरलाइन करूँगा आप कोशिश करिए आप भी उस लाइन को अंडरलाइन करके उसे बार बार देखने की कोशिश करिएगा। ठीक, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएगी जो MCQ सीरीज़ होगा, उसमें 10, 12, 15 जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा इस कहानी से बनाए जाएंगे वो अगली वीडियो में आएगा। 12 से 15 मिनट की वो वीडियो होगी। आप देखोगे तो जहाँ भी अंडरलाइन होगा मैक्सिमम उन महत्वपूर्ण लाइनों से या तथ्यों से ही प्रश्न बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। चलते हैं, बिना देर किए कहानी पढ़ते हैं। बंदी। क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ। धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक हैं और प्रहरी हैं। कितने नाव पर कितने नाविक थे? 10 और एक प्रहरी। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार से में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन ऊधम मचा रहा था।
अंधकार से मिलकर पवन दृष्ट रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में बिखर रही थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आधी! आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी लुढ़क कर उस रज्जु के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। कौन कहता है? वो बुद्धगुप्त कहता है। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुए। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ। वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके छतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त ने सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त ने के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। देखिए, खंड में है। आकाशदीप कहानी जो है खंड में है। 2 खंड खत्म हो गया, तीसरा खंड शुरू होता है। तुम्हें इन दोनों से ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। जो चंपा थी, चंपा का घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। किस नगर की? चंपा नगरी की। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी।
8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। कितने बरस से? 8 बरस से। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। एक मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया, मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के अदृश्य सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक सम्भ्र पूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। द्वीप का नाम क्या रखा गया? चंपा द्वीप। चंपा हंस पड़ी। चौथा खंड शुरू होता है 5 वर्ष बाद। चौथा खंड कितने बरस के बाद शुरू होता है? 5 वर्ष के बाद। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र के उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में द्वीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दिन नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हारे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थीं, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार कर उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल के मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम कर लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। वह दीर्घकाल दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें क्या करना है? क्षीर निदिशाई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है? हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। कौन कहता है?
चंपा कहती है। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा, कितने लोगों का नाम हुआ? बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पड़ लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे। हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही है, अक्रूर, सतृष्ण और ज्वलनशील। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो नाविक। उस प्रचंड आंधी की में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पूर्ण स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह उठाकर हंस पड़ा, वह ठठाकर हंस पड़ा, यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। पांचवा खंड देखिए। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया, अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनित विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। किसके संकेत से? जया के संकेत से। जया कौन है? बुद्धगुप्त की नौकरानी। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र में उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं, पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो क्या वह नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्मृत जलदेश में
नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदयता कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहुक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के हाथों दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। सॉरी। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया? आश्चर्यचकित कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। किसने? बुद्धगुप्त यानी महानाविक। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पूर्णतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। छठा दृश्य देखिए आगे। चंपा ने दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर पर चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वनदेवी सा सजाया था। ताम्रलिप्स के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वनमालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्मित जलनित की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। यह मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। मैं इसका विश्वास कर सकती। बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृढ़ी हो। तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ से संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। पर ना जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिक का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जानता। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता
पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम से मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा, पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजधानी सी जलभूमि के अंक में? आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पावन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय का अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगे? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि पर इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। सातवां देखिए, सातवां खंड, अंतिम खंड है। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। कहानी का पाठ समाप्त होता है। इससे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि आकाशदीप कहानी कितने खंडों में विभाजित है? तो वह है 7 खंड। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। 7 खंडों की पहली और अंतिम लाइन आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपको इस कहानी की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं, जितने भी PYQ को मैं लेके आया हूँ, आप सभी एक साथ PYQ को देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला PYQ देखिए, यह UGC नेट हिंदी जून 2019 में पूछा गया था। मैं जो भी बात करूँगा एविडेंस के साथ बात करूँगा, आप जाके देख सकते हैं। इस प्रश्न को आपको देखने को मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 1 पहला है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है इस संवाद का? निसंदेह आप उत्तर दे पा रहे होंगे। आकाशदीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? पहली या दूसरी या तीसरी ही लाइन है और वह चंपा कहती है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं, आकाशदीप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। यह UGC नेट हिंदी दिसंबर 2020 और जून 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये दोनों शिफ्ट एक साथ कंपाइल कर दिया गया था। चंपादीप किस कहानी में आया है? आकाशदीप। इसका भी उत्तर होगा, आप सीधा उत्तर दे सकते हैं। आप देखिए कैसे कैसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। आप एक बार ध्यान से कहानी पढ़िए तो मैक्सिमम प्रश्न आप कर सकते हैं। चंपादीप, चंपा के नाम पर ही उस द्वीप का नाम रखा था किसने? बुद्धगुप्त ने। उत्तर आप देखिए इसका, आकाशदीप। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकाशदीप कहानी में वर्ड विषय है आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, और D
पुरुष की निरंकुशता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल बी और सी, बी केवल ए और बी, सी केवल ए और डी, डी केवल बी और डी। उत्तर की तरफ हम चलते हैं, उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है इसका? केवल बी और सी। एक बार इधर आके देखते हैं, बी और सी। पिता की हत्या का प्रतिशोध वो लेना चाहती है, कौन? चंपा। और प्रच्छन्न प्रेम भी है। तो बी और सी आप जा सकते हैं ऑप्शन ए की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। ये देखिए, पूछा गया था यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2022 में शिफ्ट 2 में। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए चंपा द्वारा दीपक का जलाना, बी दीप स्तंभ का महोत्सव, चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना। तो सबसे पहले देखिए, डी और ई में ही कोई सबसे पहले आता है, तो ये यानी ये कट जाएगा। ई सबसे पहले, ई के बाद डी, फिर ए दीपक जलाती है, उसके बाद ए सी आता है, चंपा और जया का नौका विहार के बाद लास्ट में आता है दीप स्तंभ का महोत्सव। इसका उत्तर होगा बी। देखिए, ई डी ए बी। यह आज का अंतिम प्रश्न था PYQ। यह सीरीज कैसा लग रहा है आपको, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आज की इस वीडियो के साथ जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PDF के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कमेंट बॉक्स में कम से कम आप कुछ सुझाव तो दे ही सकते हो कि क्या मुझे थोड़ा सा और कुछ अलग करना चाहिए, कैसे मैं और सुधार कर सकता हूँ, या फिर सब कुछ सही चल रहा है। आप इतना तो ज़रूर बताते रहिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए। और जस्ट इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो भी आकाशदीप से ही होगी। आकाशदीप से संबंधित मेरे द्वारा कुछ MCQ बनाए जाएंगे, 10, 12, 15 जो भी बनेंगे, उसकी एक छोटी सी वीडियो आएगी। आप उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा वो। और थैंक यू।